इकाई 5 स्वतंत्रता संघर्ष का आरंभ। अध्याय 10 भारत में आधुनिक राष्ट्रवाद का प्रारंभ। आधुनिक राष्ट्रवाद के विकास के कारक। सामान्यतया भारत में राष्ट्रवाद का उदय और विकास उन कारकों का परिणाम माना जाता है जो भारत में उपनिवेशी शासन के कारण उत्पन्न हुए, जैसे नई नई संस्थाओं की स्थापना, रोजगार के नए अवसरों का सृजन, संसाधनों का अधिकाधिक दोहन इत्यादि। दूसरे शब्दों में भारत में राष्ट्रवाद का उदय कुछ उपनिवेशी नीतियों द्वारा एवं कुछ उपनिवेशी नीतियों के विरुद्ध प्रतिक्रिया स्वरूप हुआ, किंतु विभिन्न परिस्थितियों के अध्ययन उपरांत यह ज़्यादा तर्कसंगत होता है कि भारत में राष्ट्रवाद का उदय किसी एक कारण या परिस्थिति से उत्पन्न न होकर विभिन्न कारकों का सम्मिलित प्रतिफल था। फ्रांसीसी क्रांति के फलस्वरूप विश्व स्तर पर राष्ट्रवादी चेतना एवं आत्मविश्वास की भावना का प्रसार। भारतीय पुनर्जागरण। अंग्रेज़ों द्वारा भारत में आधुनिकता को बढ़ावा, ब्रिटिश नीतियों के विरुद्ध भारतीय आक्रोश इत्यादि। भारतीय एवं उपनिवेशी हितों में विरोधाभास। भारतवासियों ने देश के आर्थिक पिछड़ेपन को उपनिवेशी शासन का परिणाम माना। उनका विचार था कि देश के विभिन्न वर्ग के लोगों यथा कृषक, शिल्पकार, दस्तकार, मजदूर, बुद्धिजीवी, शिक्षित वर्ग एवं व्यापारियों इत्यादि सभी के हित विदेशी शासन की भेंट चढ़ गए हैं। देशवासियों की इस सोच ने आधुनिक राष्ट्रवाद के विकास में योगदान दिया। उनका मानना था कि देश में जब तक विदेशी शासन रहेगा, लोगों के आर्थिक हितों पर कुठाराघात होता रहेगा। देश का राजनीतिक, प्रशासनिक एवं आर्थिक एकीकरण। भारत में ब्रिटिश शासन का विस्तार उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक तथा पूर्व में असम से पश्चिम में खैबर दर्रे तक था, जबकि भारत का अधिकतर क्षेत्र अतीत में एकल शासन के अधीन, मौर्यों के अधीन और उसके बाद मुगलों के अधीन था। अंग्रेज़ों ने देश में मौर्यों एवं मुगलों से भी बड़े साम्राज्य की स्थापना की। कुछ भारतीय राज्य सीधे ब्रिटिश शासन के नियंत्रण में थे, तो अन्य देशी रियासतें अप्रत्यक्ष रूप से अंग्रेज़ी शासन के अधीन थी। ब्रिटिश तलवार ने पूरे भारत को एक झंडे के तले एकत्र कर दिया। एक दक्ष कार्यपालिका, संगठित न्यायपालिका तथा संहिताबद्ध फौजदारी तथा दीवानी कानून जिन पर दृढ़ता से अमल होता था, भारत के एक कोने से दूसरे कोने तक लागू होते थे। इसने भारत की परंपरागत सांस्कृतिक एकता को एक नए प्रकार की राजनैतिक एकता प्रदान की। प्रशासनिक सुविधाओं, सैन्य रक्षा उद्देश्यों, आर्थिक व्यापन तथा व्यापारिक शोषण की बातों को ध्यान में रखते हुए परिवहन के तीव्र साधनों का विकास किया गया। पक्के मार्गों का निर्माण हुआ, जिससे एक स्थान दूसरे स्थान से जुड़ गया। परंतु देश को एक सूत्र में बांधने का सबसे बड़ा साधन रेल था। 1850 के पश्चात रेल लाइनें बिछाने का कार्य प्रारंभ हुआ। रेलवे से अन्य कई लाभों के अतिरिक्त इसने देश को अप्रत्यक्ष रूप से एकीकृत करने का भी कार्य किया। 1850 के उपरांत प्रारंभ हुई आधुनिक डाक व्यवस्था ने तथा बिजली के तारों ने देश को समेकित करने में सहायता की। इसी प्रकार आधुनिक संचार साधनों ने भारत के विभिन्न भागों में रहने वाले लोगों को एक दूसरे से संबंध बनाए रखने में सहायता दी। इससे राष्ट्रवाद को बढ़ावा मिला। राष्ट्रवादी दृष्टिकोण से एकीकरण के इन प्रयासों को दो प्रकार से देखा जा सकता है। एकीकरण से विभिन्न भाग के लोगों के आर्थिक हित आपस में जुड़ गए, जैसे किसी एक भाग में अकाल पड़ने पर इसका प्रभाव दूसरे भाग में खाद्यान्नों के मूल्यों एवं आपूर्ति पर भी होता था। यातायात एवं संचार के साधनों के विकास से देश के विभिन्न वर्गों के लोग, मुख्यतया नेताओं का आपस में राजनीतिक संपर्क स्थापित हो गया। इससे राजनीतिक विचारों के आदान प्रदान की प्रक्रिया को गति मिली तथा उनके मध्य विभिन्न सार्वजनिक एवं आर्थिक विषयों पर वाद विवाद सरल हो गया। पाश्चात्य चिंतन तथा शिक्षा। आधुनिक शिक्षा प्रणाली के प्रचलन से आधुनिक पाश्चात्य विचारों को अपनाने में मदद मिली, जिससे भारतीय राजनीतिक चिंतन को एक नई दिशा प्राप्त हुई। जब ट्रेवेलियन, मैकाले तथा
बेंटिक ने देश में अंग्रेजी शिक्षा का श्री गणेश किया तो यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण निर्णय था। पाश्चात्य शिक्षा का प्रसार यद्यपि प्रशासनिक आवश्यकताओं के लिए किया गया था, परंतु इससे नवशिक्षित वर्ग के लिए पाश्चात्य उदारवादी विचारधारा के द्वार खुल गए। बेंथम, शीले, मिल्टन, स्पेंसर, स्टुअर्ट मिल, पेन, रूसो तथा वॉल्टेयर जैसे प्रसिद्ध यूरोपीय लेखकों के अतिवादी और पाश्चात्य विचारों ने भारतीय बुद्धिजीवियों में स्वतंत्र राष्ट्रीयता तथा स्वशासन की भावनाएं जगा दी और उन्हें अंग्रेजी साम्राज्य का विरोधाभास खलने लगा। इसके साथ ही अंग्रेजी भाषा ने संपूर्ण राष्ट्र के विभिन्न प्रांतों एवं स्थान के लोगों के लिए संपर्क भाषा का कार्य किया। इसने सभी भाषा भाषियों को एक मंच पर लाकर खड़ा कर दिया, जिससे राष्ट्रवादी आंदोलन को अखिल भारतीय स्वरूप मिल सका। अंग्रेजी का ज्ञान प्राप्त कर नवशिक्षित भारतीयों जैसे वकीलों, डॉक्टरों इत्यादि ने उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड की यात्रा की। इन्होंने यहाँ एक स्वतंत्र देश में विभिन्न राजनीतिक संस्थाओं के विकास की प्रक्रिया देखी तथा वस्तु स्थिति का भारत से तुलनात्मक आकलन किया। जहाँ नागरिकों को विभिन्न प्रकार के स्वतंत्र अधिकारों से वंचित रखा गया था, इस नवपाश्चात्य भारतीय शिक्षित वर्ग ने भारत में नए बौद्धिक मध्यवर्ग का विकास किया। कालांतर में जिसने राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, भारत की विभिन्न राजनीतिक एवं अन्य संस्थाओं को इसी मध्यवर्ग से नेतृत्व मिला। प्रेस एवं साहित्य की भूमिका। समय समय पर उपनिवेशी शासकों द्वारा भारतीय प्रेस पर विभिन्न प्रतिबंधों के बावजूद 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारतीय समाचार पत्रों एवं साहित्य की आश्चर्यजनक प्रगति हुई। 1877 में प्रकाशित होने वाले विभिन्न भाषाई एवं हिंदी समाचार पत्रों की संख्या लगभग 169 थी तथा इनकी प्रसार संख्या लगभग 1 लाख तक पहुंच गई थी। भारतीय प्रेस जहां एक ओर उपनिवेशी नीतियों की आलोचना करता था, वहीं दूसरी ओर देशवासियों से आपसी एकता स्थापित करने का आह्वान करता था। प्रेस ने आधुनिक विचारों एवं व्यवस्था यथा स्वशासन, लोकतंत्र, दीवानी अधिकार एवं औद्योगिकरण इत्यादि के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। समाचार पत्रों, जर्नल्स, पैम्फलेट्स तथा राष्ट्रवादी साहित्य ने देश के विभिन्न भागों में स्थिति राष्ट्रवादी नेताओं के मध्य विचारों के आदान प्रदान में भी सहायता पहुंचाई। इस प्रकार भारतीय समाचार पत्र भारतीय राष्ट्रवाद के दर्पण बन गए तथा जनता को शिक्षित करने का माध्यम। 19वीं एवं 20वीं शताब्दी में विभिन्न प्रकार के साहित्य की रचना हुई, उससे भी राष्ट्रीय जागरण में सहायता मिली। विभिन्न कविताओं, निबंधों, कथाओं, उपन्यासों एवं गीतों ने लोगों में देशभक्ति तथा राष्ट्र प्रेम की भावना जागृत की। हिंदी में भारतेंदु हरिश्चंद्र, बांग्ला में रविंद्रनाथ टैगोर, राजा राम मोहन राय, बंकिम चंद्र चटर्जी, मराठी में विष्णु शास्त्री चिपलूणकर, असमिया में लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ इत्यादि उस काल के प्रख्यात राष्ट्रवादी साहित्यकार थे। इन साहित्यकारों ने अपनी रचनाओं द्वारा भारतीयों में स्वतंत्रता, समानता, एकता, भाईचारा तथा राष्ट्रीयता की भावना को बढ़ावा दिया। साहित्यकारों के इन प्रयासों से आधुनिक राष्ट्रवाद के विकास को प्रोत्साहन मिला। भारत के अतीत का पुनः अध्ययन। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में भारतवासियों को अपने प्राचीन इतिहास का ज्ञान अत्यंत कम था। वे केवल मध्यकालीन या 18वीं सदी के इतिहास से ही थोड़ा बहुत परिचित थे, किंतु तत्कालीन प्रसिद्ध यूरोपीय इतिहासकारों जैसे मैक्स मूलर, मोनियर विलियम्स, रॉथ एवं सैसून तथा विभिन्न राष्ट्रवादी इतिहासकारों जैसे आरजी भंडारकर, आरएल मित्रा एवं स्वामी विवेकानंद इत्यादि ने भारत की प्राचीन सांस्कृतिक विरासत को पुनर्विख्यात कर राष्ट्र की एक नई तस्वीर पेश की। इन्होंने अथक परिश्रम कर कला, साहित्य, वास्तुकला, संगीत, दर्शन, विज्ञान तथा गणित इत्यादि के क्षेत्रों में भारतीय उपलब्धियों एवं मानव सभ्यता के विकास में भारत के योगदान को पुनः प्रकाशित किया, जिससे लोगों में राष्ट्र प्रेम तथा राष्ट्रीयता की भावना जागृत हुई। यूरोपीय चिंतकों ने व्याख्या दी कि भारतीय तथा यूरोपियों एक ही प्रकार के आर्यों की संतान हैं। इसका भारतवासियों पर मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ा तथा उनमें प्रजातीयहीनता की भावना जाती रही। इससे देशवासियों की यह भ्रांति भी दूर हो गई कि वे सदैव ही गुलामी की दास्ता के अधीन जीते रहे हैं। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों का विकासात्मक स्वरूप
19वीं शताब्दी में भारत में विभिन्न सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन प्रारंभ हुए। इन आंदोलनों ने सामाजिक धार्मिक नवजागरण का कार्यक्रम अपनाया और सारे देश को प्रभावित किया। आंदोलनकारियों ने व्यक्ति स्वातंत्र्य, सामाजिक एकता और राष्ट्रवाद के सिद्धांतों पर जोर दिया और उनके लिए संघर्ष किया। इन आंदोलनों ने विभिन्न सामाजिक कुरीतियों को दूर कर सामाजिक एकता कायम की। समाज सुधार के प्रस्तावों को सरकारी अनुमति में विलंब ने समाज सुधारकों को यह सोचने पर विवश कर दिया कि जब तक स्वशासन नहीं होगा, सुधार संबंधी विधेयकों को पूर्णतया सरकारी सहमति एवं सहयोग नहीं मिल सकता। सुधार आंदोलनों ने देशवासियों में साहस जुटाया कि वे अंग्रेजी शासन के विरुद्ध संघर्ष करें। मध्यवर्गीय बुद्धिजीवियों का उत्थान। अंग्रेज़ों की प्रशासनिक तथा आर्थिक प्रक्रिया से नगरों में एक मध्यवर्गीय नागरिकों की श्रेणी उत्पन्न हुई। इस नवीन श्रेणी ने तत्परता से अंग्रेजी भाषा सीख ली, जिससे उसे रोजगार तथा सामाजिक प्रतिष्ठा दोनों ही प्राप्त होने लगे। यह नवीन श्रेणी अपनी शिक्षा, समाज में उच्च स्थान तथा प्रशासक वर्ग के समीप होने के कारण आगे आ गई। यह मध्यवर्ग भारत की नवीन आत्मा बन गया तथा इसने समस्त देश में नई शक्ति का संचार किया। इसी वर्ग ने राष्ट्रीय आंदोलन को उसके सभी चरणों में नेतृत्व प्रदान किया। समकालीन घटनाओं का विश्वव्यापी प्रभाव। दक्षिण अमेरिका में स्पेनी एवं पुर्तगाली उपनिवेशी शासन की समाप्ति से अनेक नए राष्ट्रों का उदय हुआ। इसके अतिरिक्त यूनान एवं इटली के स्वतंत्रता आंदोलनों एवं आयरलैंड की घटनाओं ने भारतीयों को अत्यंत प्रभावित किया। विदेशी शासकों का जातीय अहंकार तथा प्रतिक्रियावादी नीतियाँ। अंग्रेज शासकों के जातीय अहंकार एवं श्रेष्ठता की भावना ने भारतीयों को अत्यंत आहत किया। अंग्रेज अधिकारियों तथा कर्मचारियों ने खुलेआम शिक्षित भारतीयों को अपमानित किया तथा कई बार उन पर प्रहार किए। अंग्रेज भारतीयों को अनेक अपमानजनक शब्दों से संबोधित करते थे। एक अंग्रेज का जीवन कई भारतीयों के जीवन से अधिक मूल्यवान समझा जाता था। उच्च एवं महत्वपूर्ण पदों पर भारतीयों को नियुक्ति का अधिकार नहीं था। इन सभी कारणों से त्वचा के गोरेपन एवं प्रजातीय श्रेष्ठता के रंग में डूबे अंग्रेजों के प्रति भारतीयों में घृणा पैदा हो गई। जातीय अहंकार का सबसे घृणित रूप था न्याय में असमानता। अंग्रेज तथा भारतीयों के झगड़े में दोषी होने पर भी अंग्रेजों को दोषमुक्त करार दिया जाता था तथा दोषहीन होने पर भी भारतीयों को कठोर दंड से प्रताड़ित किया जाता था। लॉर्ड लिटन की विभिन्न प्रतिक्रियावादी नीतियों, जैसे इंडियन सिविल सर्विस में प्रवेश की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष करना, 1876 जब पूरा दक्षिण भारत भयंकर अकाल की चपेट में था तब भव्य दिल्ली दरबार का आयोजन 1877, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट 1878 तथा शस्त्र अधिनियम 1878 इत्यादि ने देशवासियों के समक्ष सरकार की वास्तविक मंशा उजागर कर दी तथा अंग्रेजों के विरुद्ध जनमत तैयार किया। इसके पश्चात इल्बर्ट बिल विवाद 1883 सामने आया। लॉर्ड रिपन के समय इल्बर्ट बिल को लेकर भारत में एक विशिष्ट समस्या खड़ी हो गई। लॉर्ड रिपन ने इस प्रस्ताव द्वारा भारतीय मजिस्ट्रेटों को यूरोपियन अधिकारियों के मुकदमे का निर्णय करने का अधिकार देना चाहा। इस बात पर संपूर्ण भारत और इंग्लैंड में अंग्रेजों ने संगठित होकर ऐसा तीव्र आंदोलन किया कि इस प्रस्ताव का संशोधित रूप ही कानून बन सका। इसमें काले और गोरे को लेकर जो विवाद खड़ा हुआ उससे स्पष्ट हो गया कि अंग्रेज रंग के आधार पर भारतीयों से कितनी घृणा करते थे। इससे भारतीयों में अंग्रेजों के विरुद्ध नफरत पैदा हो गई तथा उनमें संगठित होकर आंदोलन करने की प्रेरणा जागी। कांग्रेस के गठन से पूर्व की राजनीतिक संस्थाएं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भारत में प्रथम राजनीतिक संगठन नहीं था। हालांकि 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारत में अधिकतर जिन राजनीतिक संस्थाओं की स्थापना हुई उनका नेतृत्व मुख्य रूप से समृद्ध एवं प्रभावशाली वर्ग द्वारा किया गया। इन संस्थाओं का स्वरूप स्थानीय क्षेत्रीय था। इन्होंने विभिन्न याचिकाओं एवं प्रार्थना पत्रों के माध्यम से ब्रिटिश संसद के समक्ष निम्न मांगे रखी: प्रशासनिक सुधार, प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी को बढ़ावा तथा शिक्षा का प्रसार। किंतु 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में देश में जिन राजनीतिक संस्थाओं का गठन हुआ उसका नेतृत्व मुख्यतया मध्य वर्ग के द्वारा किया गया। इस वर्ग के विभिन्न लोगों जैसे वकीलों, डॉक्टरों, पत्रकारों तथा शिक्षकों इत्यादि ने इन राजनीतिक संगठनों को सशक्त नेतृत्व प्रदान किया। इन सभी ने सक्षम नेतृत्व प्रदान कर इन संस्थाओं की मांगों को परिपूर्णता एवं प्रासंगिकता प्रदान की। बंगाल में राजनीतिक संस्थाएं। बंगाल में राजनीतिक आंदोलनों के सबसे पहले प्रवर्तक थे राजा राममोहन राय। ये पाश्चात्य विचारों से प्रभावित व्यक्ति थे। उन्होंने ही सर्वप्रथम अंग्रेज़ों का ध्यान भारतीय समस्याओं की ओर आकृष्ट किया।
ऐसा माना जाता है कि 1836 के चार्टर एक्ट की अनेक उदारवादी धाराएं उन्हीं के प्रयत्नों का परिणाम थी, लेकिन बंगाल में सर्वप्रथम राजनीतिक संगठन बनाने का श्रेय उनके सहयोगियों को मिला जब उन्होंने 1836 में बंग भाषा प्रकाशक सभा का गठन किया। जुलाई 1838 में जमींदारों के हितों की सुरक्षा के लिए जमींदारी एसोसिएशन, जिसे लैंड होल्डर्स सोसाइटी के नाम से भी जाना जाता था, का गठन किया गया। जमींदारी एसोसिएशन भारत की पहली राजनीतिक सभा थी जिसने संगठित राजनीतिक प्रयासों का शुभारंभ किया। इसने ही सर्वप्रथम अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए संवैधानिक प्रदर्शन का मार्ग अपनाया। 1843 में एक अन्य राजनीतिक सभा बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी बनाई गई, जिसका उद्देश्य लोगों में राष्ट्रवाद की भावना जगाना तथा राजनीतिक शिक्षा को प्रोत्साहित करना था। सोसाइटी ब्रिटिश शासन के प्रभाव से समाज के सभी वर्ग के लोगों की कठिनाइयों एवं दुखों पर विचार कर उनके समाधान ढूंढने का प्रयत्न करती थी। 1851 में जमींदार एसोसिएशन तथा बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी का आपस में विलय हो गया तथा एक नई संस्था ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन का गठन हुआ। इसने ब्रिटेन की संसद को एक प्रार्थना पत्र भेजकर अपील की कि उसके कुछ सुझावों को कंपनी के नए चार्टर में सम्मिलित किया जाए, जैसे लोकप्रिय उद्देश्यों वाली पृथक विधायिका की स्थापना, उच्च वर्ग के नौकरशाहों के वेतन में कमी, नमक कर, आबकारी कर एवं डाक शुल्क में समाप्ति। एसोसिएशन के इन सुझावों को आंशिक सफलता मिली जब 1853 के अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल की विधायी परिषद में कानून निर्माण में सहायता देने के लिए 6 नए सदस्यों को मनोनीत करने का प्रावधान किया गया। 1866 में दादा भाई नौरोजी ने लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किया। इसका उद्देश्य भारत के लोगों की समस्याओं और मांगों से ब्रिटेन को अवगत कराना तथा भारतवासियों के पक्ष में इंग्लैंड में जन समर्थन तैयार करना था। कालांतर में भारत के विभिन्न भागों में इसकी शाखाएं खुल गई। 1875 में शिशिर कुमार घोष ने इंडियन लीग की स्थापना की, जिसका उद्देश्य लोगों में राष्ट्रवाद की भावना जागृत करना तथा राजनीतिक शिक्षा को प्रोत्साहन देना था। इंडियन लीग का स्थान इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता, जिसे इंडियन नेशनल एसोसिएशन के नाम से भी जाना जाता है, ने ले लिया। इसकी स्थापना 1876 में हुई। सुरेंद्रनाथ बनर्जी एवं आनंद मोहन बोस इसके प्रमुख नेता थे। ये दोनों ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की संकीर्ण एवं जमींदार समर्थक नीतियों के विरुद्ध थे। इंडियन एसोसिएशन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्थाओं में से एक महत्वपूर्ण संस्था थी। इसके प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार थे: तत्कालीन राजनीतिक व्यवस्था के संदर्भ में सशक्त जनमत तैयार करना तथा एक साझा राजनीतिक कार्यक्रम हेतु भारतवासियों में एकता की स्थापना करना। इसने 1877 में भारतीय सिविल सेवा परीक्षा के अभ्यर्थियों की आयु सीमा घटाने का विरोध किया। एसोसिएशन ने इंग्लैंड एवं भारत में एक साथ परीक्षा कराने और उच्च प्रशासनिक पदों का भारतीयकरण करने की मांग की। इसने दमनकारी आर्म्स एक्ट, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के विरुद्ध प्रचार अभियान चलाया। एसोसिएशन की शाखाएं बंगाल के अनेक स्थानों तथा बंगाल से बाहर भी कई स्थानों पर खोली गई। एसोसिएशन ने निम्न आय वर्ग के लोगों को आकृष्ट करने के लिए सदस्यता शुल्क काफ़ी कम रखा। एसोसिएशन ने 28 से 30 दिसंबर 1883 में कलकत्ता में पहला अखिल भारतीय सम्मेलन आयोजित किया। इसमें देश के विभिन्न भागों से 100 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस प्रकार एसोसिएशन अखिल भारतीय तर्कवादी संगठन के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अग्रदूत थी। बाद में इसका विलय 1886 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में हो गया।